नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार झारखंड के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज नेटवर्क के समूह आर्यावर्त के डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस बतकही को, इस परिचर्चा को देख रहे हैं। क्योंकि आज बिहार में लॉकडाउन जो 1 तारीख तक था, 1 मई तक था, 1 जून तक था, जिसको बढ़ाकर 8 जून तक कर दिया गया है। इस विषय पर हम चर्चा करने आए हैं। देखिए, बहुत सारे साइड इफेक्ट है। लॉकडाउन होने के बाद लोगों को जहां कोरोना से बचने का मौका मिला है, वहीं कई सारी समस्याएं जो है मुंह बाए खड़ी हो गई हैं। जिसमें सबसे बड़ी समस्या है भूख की, गरीबी की, लोगों के रोजगार के समाप्त हो जाने की। सरकार को भी आज कटघरे में हम खड़ा करेंगे। लोगों की मौत पर 4 लाख, उनके आश्रित जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको 1500 का महीना। तो फिर जो लोग भूख से मर रहे हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं है, जो सरकार के द्वारा निर्धारित जो एक गरीबी रेखा जो पहले से निर्धारित है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें लाल पीला कार्ड नहीं बनेगा, तो वो भी मरेंगे, भूख से मरेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो मेहमान बेहद खास है और जिनसे हम बातचीत प्रारंभ कर रहे हैं, उनका नाम है संजीव सिंह जी। एनआरआई हैं, बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं और जमीनी सच्चाई से हमेशा अच्छी तरह से रूबरू हैं और इन्हें लगता है कि बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। बिहार इनके हृदय में बसता है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम परिचर्चा शुरू कर देते हैं। संजीव सिंह जी, 8 तारीख तक, 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन होगा। साथ ही साथ जब लॉकडाउन होगा तो इस दौरान बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, और समस्याएं आएंगी तो भूख होगी, भूख होगी तो मौत भी होगी। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? संजीव जी। तो आजादी बहुत मुझे तो बहुत शर्म आती है कि आजादी के 70-75 साल हो गए जी। और आज भी हमें चुनाव में भाषण यही नजर आता है, रोटी कपड़ा मकान। कब जी। हम इससे ऊपर उठेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में रोटी कपड़ा मकान के साथ एक ऑक्सीजन भी अब जुटेगा। जी। ये ये महामारी है और जी। ये अनकॉल्ड फॉर है। ये महामारी है और इसको युद्ध स्तर पे ही इसको लड़ना चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि 10 किलो अनाज दे दें, 5 किलो अनाज दे दें, जो मर गए उनको 1200 रुपया कुछ उनके परिवार को दे दें या 2000 परिवार को दे दें, आप मजाक बना रहे हैं लोगों का। मैं प्रधानमंत्री के मन की बात सुन रहा था, बहुत ध्यान से मैं सुनता हूं, हर बार सुनता हूं, बहुत अच्छी बात करते हैं। और मन की बात में सिलेक्टेड लोग को लाते हैं, और क्यों लाते हैं मैं बता दूं। तो उन्होंने एक ऑक्सीजन का जो ट्रक चलाता है उससे बात कर रहे थे, और उन्होंने सवाल किया कि तो क्या आपके बच्चों की पढ़ाई चल रही है, तो ऑनलाइन उनकी शिक्षा चल रही है। और वो बेचारा भाव में आकर शायद बोल गया, हाँ हाँ सर बिल्कुल ठीक से चल रहा है। आप एक सरकारी स्कूल का नाम बता दें जिसमें कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। मेरे बच्चे तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन स्कूल में। तो भूखमरी ही नहीं, अभी भी बिहार सरकार जो है वो दूसरे राज्यों से सीख नहीं रही है। आज का मैं उदाहरण बता दूं, और हर राज्य अपने ढंग से अच्छा अच्छा काम कर रही है और सीखना चाहिए। तो हम जहां पे रहते हैं इस कम्युनिटी में लोकल जो गवर्नमेंट बॉडी है उससे मिलकर बिल्डिंग में ही ये कोरोना के टीका लगाने का व्यवस्था किया गया। इसमें हमारे जैसे जितने सैकड़ों लोग हैं, अपने घर में काम करने वाले हो गए, ड्राइवर हो गए, नौकर हो गए, सबको खबर मिलाकर भेजकर उनके बच्चों को, परिवार को, सबों को लाकर यहां दिलवा रहे हैं। ये हमारे बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? वो नहीं कर रहे हैं। कोविन ऐप जो है, कोविन ऐप पे पहले तो आपने इलेक्शन में प्रॉमिस कर दिया कि सबको फ्री में टीका दिया जाएगा, ठीक है। आपके पास टीका है ही नहीं, तो आपने क्या किया? प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं कोविन ऐप से बिहार में खत्म है, गायब हैं। क्यों गायब हैं? क्योंकि आपके पास इंजेक्शन है ही नहीं। जो 35 दिन में या 40 दिन में सेकेंड शॉट लेने थे उसको बताकर आपने 84 दिन कर दिया। तो अभी ये लॉकडाउन 8 तारीख तक आपने बढ़ाया है। ये 8 तारीख को आप 16 भी कर दीजिएगा। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को घर में बंद कर रहे हैं। इससे ये खत्म होने वाला नहीं है। 16 दिन बाद या महीने दिन बाद लोग फिर निकलेंगे, लोग फिर आपको फिर महामारी फिर से फैलेगी, तो फिर से आप लॉकडाउन लगाइएगा।
तो इसका मुझे नहीं दिख रहा है कि सरकार जागरूक रूप से ढंग से कोई काम कर रही है। कल की बात मैं बताऊं, कल पूरे इनके सरकार के लोग 7.5 साल मोदी सरकार का प्रचार में लगे हुए थे। और मैं फिर से बोल दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। इस महामारी में आपके कौन है, ये शहनवाज हुसैन है। इस महामारी में मैंने गिनती की ना, 28 मिनट में 28 ट्वीट। हमारे जैसे लोगों को मालूम है क्या लगता है? हमारे जैसे लोगों को लगता है ना कि आप मुझे चिढ़ा रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं मुझे। हमें अच्छा नहीं लगता है। आप घर में बंद हैं, एसी कमरे में बैठकर आप ट्वीट करें 28 मिनट में 28 ट्वीट। तो ये आप हमें चिढ़ा रहे हैं, आप हमें गाली दे रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। ये लॉकडाउन से अनूप जी, लॉकडाउन से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि मास स्केल में हम लोगों को इम्यूनाइजेशन हम नहीं दे सकते हैं, तो संक्रमण रुकेगा नहीं ना। ये 4 किलो अनाज, 10 किलो अनाज देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कितने दिन पेट भरेंगे इससे? जी ठीक है, 4 किलो अनाज देने से क्या होगा, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। संजय सिंह जी हैं, संजय सिंह जी हैं, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय सिंह जी, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, और जितने भी लोग हैं उनसे आग्रह है कि आर्यावर्त के पेज पे ये लाइव वीडियो चल रहा है। तकनीकी कारण से हम आपको वो लाइव वीडियो का लिंक नहीं भेजे हैं, इसे अपने अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। हम सबको पर्याप्त मौका देंगे। राणा प्रताप सिंह जी भी माझी से जुड़ गए हैं, और आज पूरे बिहार से इसलिए हम लोगों को जोड़ रहे हैं कि कोरोना पे, ठीक है लॉकडाउन लगे, वैक्सीनेशन हो, लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन जो भूख से मौतें हुई या होंगी उनका जिम्मेवार कौन? लोगों का रोजगार समाप्त हो गया, उसका जिम्मेवार कौन? जो मरेगा उसे 4 लाख और उसके बच्चों को 1500 का महीना तो संजय जी मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं सरकार ऐसी व्यवस्था करती है कि कोरोना के बाद जो भूख, लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, देख लीजिए कितनी मानसिक अवसाद के शिकार है। अब उन्हें दूर दूर तक कोई संभावना संजय जी नजर नहीं आ रही है। रोजी रोजगार बंद है, घर में बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, बाजार बंद है, जाए तो जाए कहाँ? ऐसे में आपको नहीं लगता है कि एकदम युद्ध स्तर पर देश में आपातकाल जैसे हो जाता है, उस तरह की व्यवस्था लागू करके हर एक नागरिक के लिए भोजन, उसके लिए जो सरकारी सहायता है उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जी नमस्कार, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। अनूप जी, आज थोड़ा सा भावुक भी हूँ और थोड़ा सा चिंतित भी हूँ। आज हमारे परिजन, एक हमारे परिवार के कोई गुजर गया था, तो सुबह छपरा सदर अस्पताल में गया, वहां से रिविलगंज। जी जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जी, छपरा से रिविलगंज शमशान घाट पे हम लोग गए हुए थे। आज भी मेरे को आश्चर्य लगा, वहां पे हम लोग के रहते हुए करीब 11 बजे हम लोग पहुंचे वहां पे, तब तक ऑलरेडी 15 से 20 लाश वहां पे पहुंच चुकी थी। तो ये छपरा में ही ऐसा हाल है, तो पटना में या बड़े शहरों में क्या हाल होगी, ये सब चीज का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सरकार, अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में तो हर तरह से फेल है ये सरकार। कोई भी सेक्शन या कोई भी सेक्टर ले लीजिए, कहीं पे भी ये सरकार कोई भी काम का नहीं है। और तो बड़े बड़े बात कि आपका विधायक हो या सांसद हो, वो जो शासन को, प्रशासन को रूल करेगी, वो रूल कर सकती है, ऐसा बयान अपने मुख्यमंत्री जी दे बैठते हैं। आज डीएमसीएच में भी तीसरा लहर का छोटे छोटे बच्चे 4 संक्रमित हो गए, मौत हो गई। और थोड़ा सा अपने फार ईस्ट में जाएंगे, मालदीव्स हो गई, मलेशिया हो गए, उधर भी परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। एक चीज है संजीव जी, आपसे मैं ये मतलब आप है पैनल में, तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ। आज अमेरिका के अंदर कुछ कुछ फ्रेंड्स फोन करते हैं कि वी आर, मतलब हम लोग एकदम आराम से बिना मास्क का भी घूम रहे हैं, हमारे यहाँ परिस्थिति बहुत कंट्रोल में आ गई। जब अपने प्रधानमंत्री जी को अमेरिका से इतना बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन उनकी हो चुकी है, नया गवर्नमेंट से भी इनका रिलेशनशिप अच्छा है, तो क्यों ना वहां पे जो चीजें होती है वो सब चीजें यहाँ पे लेके आने की कोशिश करे। ये सब चीज पे ध्यान नहीं जा रहा है सरकार का। पता नहीं इनका मकसद क्या है, इनका सोच क्या है। ये आश्चर्यजनक और जाती है ये लोग का दिमाग में क्या चल रही है। बट परिस्थिति ग्राउंड लेवल पे मैं पक्का कह सकता हूँ कि बहुत बिगड़ रही है। जो आंकड़े दिखाई जा रही है वो सब सही नहीं है, कहीं ना कहीं पता नहीं ये सब चीज का क्या असर पड़ेगी लॉन्ग टर्म में।
4 लाख रुपया दे देना, 1500 रुपया का बोल देना। आज वादे अगर अपने देखते जाए नरेंद्र मोदी जी का भी, तो 2014 का चुनाव का पहले बोले थे कि बिहार में जितना इंडस्ट्री है सब खुलवा देंगे। आज तक 7 साल हो गई, कहीं पे एक ईंटा भी हिला नहीं। तो इस तरह से सभी चीजें जरूरत पड़ने पर बातें खाली हो जाती हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम करना अपना बिहार का सरकार कर रही है। जी अनुज जी। चलिए, चूंकि देखिए स्थितियां बदलते जाती है। रोहित सिंह राजपूत हमारे साथ हैं, इनसे भी यही सवाल। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रोहित सिंह राजपूत जी, लॉकडाउन बढ़ा जी जी नमस्ते। देखिए, लॉकडाउन अस्थायी समस्या नहीं है। अगर आप समस्या का समाधान चाहते हैं तो लॉकडाउन इसके लिए उचित विकल्प नहीं है। आखिर लॉकडाउन हम लोगों ने पहले काल में भी किया था कोरोना के। नहीं, देखिए उचित विकल्प, देखिए विषय से आज नहीं भटकना है, इसीलिए हम एकदम आज जिन लोगों को लेके आए हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के उतने प्रखर प्रवक्ता नहीं है कि आज जवाब लेना है। लॉकडाउन तो जरूरी है, हम लॉकडाउन का विरोध नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से पटना में हम लोगों ने लाशें देखी थी, आज विषय थोड़ा सा आप उसको पहले समझिए। विषय ये है, लॉकडाउन लगाइए। लॉकडाउन नहीं लगेगा तो लोग इतना सक्षम नहीं है, इतना जब तक पुलिस की लाठी नजर नहीं आएगी, आप और हम घर से निकलेंगे ही। हमें लगता है कि हम स्पेशल हैं इस देश में और हम पावरफुल हैं, तो हम अपनी गाड़ी लेके, मेरी बात को सुन लीजिए, लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हम पावरफुल हैं, हम बहुत सक्षम हैं, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कौन हमें रोक लेगा। लेकिन जब लॉकडाउन लग रहा है, इसमें तो आप जिसका राशन कार्ड है वो आपको नजर आ रहा है, उसको आप 5 किलो अनाज दे दीजिएगा। गरीबी रेखा का क्या मूल्यांकन है ये भी आपको पता है, लाल कार्ड पीला कार्ड। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जो शहरों में किराए के घरों में रहते हैं, गांव में जिनके पास जमीन काफी कम है, खेती नहीं हुई है, ये 3 महीने अगर उसका बेटा पंजाब हरियाणा में काम करता होगा, रोजगार छूट गया है, घर में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं ना कि बहुत बड़ी पूंजी है, छोटी सी पूंजी होगी, खा गया होगा। अगर उसके घर में कोई आत्महत्या करता है या वो भूख से उसके घर में मौत होती है, तो सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात में देश में एक नया कानून बनाए और जो जरूरतमंद है उस सबको एक समान भाव से राहत दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि पूरा देश भ्रष्ट है, जो लोग सक्षम है वो खुद सरकारी सहायता को नहीं लेंगे। कहीं कहीं अपवाद में कुछ लोग हैं और इसमें आम नागरिक भी सहयोग करे, जो सही में जिसको सहायता चाहिए, जिसको खाना चाहिए, जिसको जरूरत है। ये तो एक कम्युनिटी है ना, एक समूह के रूप में हम लोग इसको एक चैलेंज के रूप में ले सकते हैं। इस पर मेरा सवाल है, रोहित जी क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले है कि इस बार जैसा कि मैंने आपको कहा कि लॉकडाउन लगा, तो ऐसा कभी भी नहीं लगा कि बिहार में लॉकडाउन की स्थिति है। 11 बजे तक हर जगह दुकानें खुली रही। कोई भी जिला बिहार का ऐसा नहीं, कोई भी जिला बिहार का ऐसा नहीं रहा जहां पर 11 बजे तक दुकानें खुली नहीं रही। प्रशासन ने बिल्कुल सहयोग दिया दुकान को खोलने में। और ऐसे स्थिति ये हुई कि कोरोना विस्फोट जो हुआ, इस कारण भी हुआ है। लोगों में भी जागरूकता चाहिए। लोग जान रहे हैं कि कोरोना का तीसरा फेज आने वाला है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जान रहे हैं कि कोरोना का तीसरा फेज आने वाला है। उसके बाद भी सरकार अभी राहत देना शुरू की है, इसके बाद और भी राहत देगी। जिस प्रकार कोरोना के आंकड़े घटेंगे, सरकार राहत देगी। सरकार किसको राहत दे रही है, यही तो हम पूछना चाहते हैं। किसको राहत दे रही है? आपको राहत नहीं, नियम की बात छोड़ दीजिए ना। मैं पटना में हूँ, पत्रकार हूं, अब आपको हम आज खुल के बता रहे हैं, पत्रकार हैं हम, वैक्सीन लेना चाहते हैं। कितना दिन से नंबर लगाए हुए, नंबर नहीं आता है। सरकार ने कहा कि पत्रकार जो हैं फ्रंट वेरियर हैं। यहाँ के पटना के डीपीआरओ महोदय को मैंने मेल किया, उस मेल का जवाब आया कि आप अपना आधार कार्ड भेजिए। और आज 15 से 20 दिन हो गए, पता चला किसी दिन गुपचुप तरीके से कुछ चुनिंदा लोगों को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में वैक्सीन दे दिया गया। किससे हम लड़ेंगे? आपको नहीं लगता सरकार नहीं, सरकार तो व्यवस्था कर रही है ना। जब उसके कनीय जो पदाधिकारी हैं वो आपको जब मिल ही नहीं रहा। अंगेश जी बुजुर्ग हैं, वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, काफी प्रखर हैं, इनसे भी जानेंगे। सूर्या सिंह जी आरा से जुड़े हुए। आप सीधे पॉइंट पर आइए। हम आज सरकार का बचाव या सरकार विपक्ष की भूमिका में नहीं है। जो फैक्ट है, जो सच है, क्योंकि आपकी एक कही बातें किसी की जिंदगी बचा सकती है। आजकल हम जिससे भी बात करते हैं उससे कहते हैं कि अगर आपके घर के इर्द गिर्द में किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप गुपचुप तरीके से उसे 5 किलो चावल भी तो खरीद के दे सकते हैं। एक मानवीय गुण है। ये जरूरी भी है, ये जरूरी भी है। इसी विषय पर ना है, बोलिए।
आज का दौर जिस प्रकार से चल रहा है, इस बार के कोरोना ने लगभग हर घर में दस्तक दी है। जो सामान्य रूप से, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, वो इससे झेल कर निकल भी चुके हैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जैसा संजीव जी कह रहे थे, ऑक्सीजन भी अब जो है लोगों के लिए जरूरत बन गई है। जिनके पास पैसे थे उन्होंने ऑक्सीजन को खरीद भी लिया। ऑक्सीजन की बिक्री हुई इस कोरोना काल में। एक प्रखर वक्ता है जो आज पार्टी लाइन से अलग हटके बोलेंगे, और हमारे साथ दीपक कुमार सिंह जी जुड़ गए। दीपक कुमार सिंह जी के बारे में 1 मिनट में बता दें। या सुबह सुबह जब मेरी नींद खुली, आमतौर पर आजकल 4 बजे तक हम लोग एनएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स, छपरा, पटना, जमुई, गिद्धौर यही करते रहते हैं। किसी का फोन आ जाता है, देखिए अभी हम बैठे हुए कई सारे मैसेज आ रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मौतें घट गई हैं। संजय जी बता रहे हैं उनके परिवार के एक सदस्य की आज मौत हुई, छपरा के डोरी गज गए, और उन्होंने देखा कि लाशें गिनती से ज्यादा है। ये लाशें कहाँ से आ रही है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। दीपक जी जो है पटना में सुबह में निकल जाते हैं 4 बजे, कोई फोन करके, आप भी कभी देखिए कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उसके घर सूखा अनाज अपनी गाड़ी में रखते हैं, चले जाते हैं, पुलिस भी रोकती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पूंजीपति हैं, किसी राजनेता के बेटा है, जो भी सक्षम है, और कुछ लोग हैं मदद भी करते होंगे दीपक जी की, लेकिन एक जज्बा है कि जहां कहीं भी, हमने भी फोन किया कि दीपक जी मलाई पकड़ी चौक पर एक महिला है, या कमला नेहरू नगर, अशोक नगर, अशोक सिनेमा हॉल के पास एक महिला है, एड्स पीड़ित है, उसके पति की मौत हो गई है, उसके घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है, 4 बच्चे हैं। तो सबसे पहले दीपक जी 5 बजे सुबह में मंदिर मस्जिद नहीं जाते हैं, सबसे पहले दीपक जी जो हैं उस महिला के घर जाके अनाज पहुंचाते हैं। दीपक जी भी जुड़े हुए हैं और ऐसे लोग कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं। लेकिन हम पहले थोड़ा सा पूरे विषय पर अंगेज सिंह जी को सुनेंगे। बिहार के बेगूसराय के हैं, आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी एक सशक्त पहचान है, छात्र राजनीति से हैं, अभी बड़ी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। व्यवस्था यही अंगेज जी कि लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, लॉकडाउन होना चाहिए 8 तारीख तक। आपने लाल कार्ड पीला कार्ड को देना शुरू कर दिया, ये भी ठीक है। जिसका राशन कार्ड है उसको भी ठीक है। मान लीजिए जो प्राइवेट नौकरी करता है वो तो भूख से मर जाएगा, तो उसको तो आप घोषित नहीं कीजिएगा। क्या हो, आम आदमी कैसे जिंदा रहे? आप आम आदमी पार्टी के हैं, आप ही बताइए। सबसे पहले तो हमारे सारे साथियों का मैं अभिवादन करता हूं। और अनूप जी, देखिए, हम आम आदमी पार्टी एक अलग ही विचारधारा से काम करती है और सरकार जनहितैषी काम में लगी रहती है। आपको पता होगा कि दिल्ली में हम लोगों ने हर एक वर्ग को इंगित करते हुए किस वर्ग की क्या जरूरत है, हर एक जरूरत को वर्ग के लिए अलग अलग प्रावधान करके उनके घरों में सुविधा पहुंचाने का काम किया है। आप लॉकडाउन में 5,000 रुपया ऑटो और ई रिक्शा और ये सब चीज चलाने वाले जो भी हैं, जो यातायात लॉकडाउन कारण बंद है, उनको देने का काम कर पिछले लॉकडाउन में भी हमने दिया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं। और साथ साथ ये इसका आंकड़ा है 1,74,000 1,74,000 ऑटो कर्मी को हमने ये राहत दिया है। आप जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा आपको। साथ साथ में जो कंस्ट्रक्शन मजदूर करने वाले लोग थे, ये 1,51,000 है, ये भी डेटा मैं आपको दे रहा हूं। उनके खाते में भी 5,000 रुपए इस लॉकडाउन में हमने दिया है। पिछले बार 10,000 रुपया हमने दिया था। अब ये आप बोलेंगे कि इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए। 5 केजी अनाज दे देना एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, क्योंकि बिहार की राजनीति में आंकड़ा का मतलब समझने के लिए नहीं आता है। सॉरी अगर मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा धैर्य सुनिएगा, तो समझ जाएंगे आपके पक्ष की बात कर रहा हूं। बिहार के राजनीति में आंकड़े का कोई मतलब नहीं है, एक अलग ही मानसिकता में लोग चलते हैं। अभी का जो लेटेस्ट आंकड़ा है भारत सरकार का, CMIA का, ह्यूमन इंडेक्स तो छोड़ दीजिए, हंगर इंडेक्स तो छोड़ दीजिए, अभी का CMI का ये आंकड़ा ये है कि मध्य वर्ग का जो आंकड़ा, निम्न मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं, वो 9 करोड़ था। 9 करोड़ में से 3 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं। वो निम्न मध्यम वर्ग नहीं रहे, वो गरीब के कोटे में चले गए हैं, क्योंकि उनका रोजगार चला गया, उनकी आमदनी खत्म हो गई है। अब ये सोचिए कि जिनके एक तो कोरोना से मरे, रोजगार चला गया, और उसके बाद में बेरोजगारी का जो आलम है आप देख रहे हैं। 1 करोड़ आंकड़े, 72 लाख अप्रैल में गया है बेरोजगारी, ये जिस क्लास की बात कर रहा हूं, और 1 करोड़ मई का डेटा है। ये 1 करोड़ 72 लाख केवल इस कोरोना काल में, सेकेंड लॉकडाउन में बेरोजगार हुए हैं वैसे लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे। और एक आंकड़ा और भी मैं आपको दे दूं,
आप लोग, अनूप जी आप मीडिया कर्मी हैं, हम लोग का कोई दबाव नहीं रहता है। आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे अपना एक रिपोर्टर भेज लीजिए या कहीं से लिंक मंगवा लीजिए। रोज बिहार से ट्रेनें भर भर कर जा रही हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। लोग भाग करके तो चले जाते हैं कि हम जाएंगे मरेंगे तो अपने गांव में, लेकिन जब मरने की नौबत आती है तो फिर बचने के लिए दिल्ली, पंजाब, गोवा जाते हैं। तो ये एक दिन की समस्या नहीं है। आपने कहा ना कि लोगों के पास जो जमा पूंजी था वो खा गया। बेसिकली बिहार इतना गरीब और मानसिक तौर पर इतना गरीब बना दिया गया है कि इनके पास में कोई चारा नहीं है। इनको घट्टा, सतुआ, चूड़ा मुड़ी नहीं बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है आपके पास में। अनूप जी एक लाइन मुझे अंगेज सिंह से एक छोटा सा सवाल लीजिए। अंगेज सिंह जी से एक छोटा सा सवाल लीजिए। नहीं हमारे डिबेट नाम ले बोलने दीजिए ना, एक राउंड बोलने दीजिए। राणा प्रताप सिंह जी हैं, संजीव जी हैं, दीपक जी हैं, सबको बोलने दीजिए जी। जब से मैं बड़ा हुआ हूं, मैं अनूप जी में बताऊं कि एक बार एक फेसबुक लाइव मैंने किया था कि जिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाकर के मैं अपना इलाज करवा लेता था, पेट दर्द होता था या कुछ भी अगर बुखार आ गया तो मैं जहां जाके इलाज करवाता था, आज वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद है। वहां पर गाय और भैंसें बांधी जा रही है। और ये केवल मैं अपने जगह की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बिहार में डीएमसीएच का आप हालत देख लीजिए, पीएमसीएच का हालत देख लीजिए। और एक बात बताइए, मैं छोड़ दीजिए कि राजनीति करना है, पूरे बिहार के बड़े बड़े नेताओं की भी बात कर रहा हूं, उनको अपने यहाँ पे स्थापित केवल हॉस्पिटल का नाम याद हो तो बता दीजिए। उनको अपने यहाँ के हॉस्पिटल का नाम पता नहीं है। क्या सेवा करेंगे, क्या काम करेंगे वो जनता के लिए, उनको अपने योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है। केवल एक घोषणा पत्र मैं भी फॉलो करता हूं मुख्यमंत्री जी के साइट पर, रोज एक घोषणा आ जाता है और इंप्लीमेंट होने के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसको मैं सबसे आग्रह करूंगा। आ रहे हैं थोड़ी तकनीक आ रहे हैं, अंग्रेज जी आ रहे हैं। आपने बहुत सारे सवाल, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर जब तक बिहार के लोग नहीं सोचेंगे कि बिहार का कैसे सुधार हो सकता है, कैसे निदान हो सकता है, तो बिहार में तो थोड़ा सा रिस्पेक्टली मैं इसके लिए भगवान को धन्यवाद दूंगा, सरकार को नहीं, क्योंकि किसी भी तरीके से थोड़ा कम प्रभाव पड़ा है। नहीं तो बगल के यूपी में आप देख रहे हैं कि 10 लाख लोग मरे हैं और वो मरने वाले अधिकांशतः हिंदू थे। कहां गया हमारा हिंदू राष्ट्र, कहां पे गया हमारा साम्राज्य, कहां पे वो ना रोजगार मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, और हिंदू संस्कार से करने की स्थिति नहीं है। ये ढकोसला कब तक चलेगा, ये ढकोसला कब तक चलेगा, इसको बदलना है। आ रहे थोड़ा सा एक आ रहे हैं। सूर्या सिंह जी आपके पास भी आ रहे हैं, थोड़ा सा चलते हैं। थोड़ा सा हमारे साथ 2 लोग जुड़े हुए हैं। राणा प्रताप सिंह जी से संपर्क भंग हो जा रहा है और आज हम आपको बता दें कि आज कुछ नई तकनीकें जो है फेसबुक ने अपना दिखाया है। आज के बाद ऐसा होगा कि जब हम लाइव करेंगे तो हो सकता है कि कितने दर्शक हमें देख रहे हैं सिर्फ हम ही देख पाएंगे, और जब कार्यक्रम समाप्त होगा, और आप लोगों को बता दें कि कई सारे ऐसे महापुरुष हैं, वो पुरुष नहीं हो सकते हैं, महापुरुष हैं, पूजनीय हैं, जिन्हें हमारे इस छोटे से प्रयास से इतना दुख है कि हमारे पेज को लगातार रिपोर्ट मार रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा एक वीडियो जो है 5.5 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें 6 लोग देखें या 600 लोग देखें, सुबह सुबह आप देखिए हमारा आंकड़ा 10,000 के पार होता है। यही तो टेक्निक है, यही तो डिजिटल की ताकत है। अगर हम 100 लोगों को शेयर करते हैं, और संजीव जी संस्कार शाला वाले जब चुनाव लड़ते हैं पटना से पुष्पम प्रिया चौधरी के खिलाफ, भले इन्हें 375 वोट मिलता हो, लेकिन जब गली में निकलते हैं तो हर घर से 2-2 किताबें लेकर, 2-2 रोटियां लेकर लोग आ जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आप हजारों वोट लेके आए, ये तो जनता का प्यार स्नेह दुलार है। आप देख रहे हैं कि 20 दिनों में हमने 25 विधायकों का इंटरव्यू किया, हमने किसी से कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया। हमारे साथ संजीव सिंह जी अमेरिका से जुड़े हुए हैं, तो संजय सिंह जी हैदराबाद से जुड़े हैं, पटना के जक्कनपुर से संजीव कुमार जी कहीं ना कहीं हमारे लिए मददगार है, तो दीपक सिंह जैसे नए युवा हमारे लिए हौसला दे रहे हैं। दिल्ली में बैठे अंगेज सिंह जी हमें मानसिक रूप से सहयोग दे रहे हैं। सूर्या सिंह जैसे आरा में बैठा हुआ भाई देखता है कि किस बढ़िया व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाए कि उसका साक्षात्कार हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि सच बोलेंगे,
समाज के हर उस कुरीति, हर उस कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसके लिए ना हमें किसी से डर है, ना किसी से भय है। हम लोग तांत्रिक देश में रहते हैं और ये देश हमारा है, और ये कहने में हमेशा गर्व होता है। सरकार किसी की रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुव्यवस्था के खिलाफ, आम जनता के दर्द के खिलाफ हम ही नहीं, वो तमाम लोग आवाज उठाएंगे और उठा रहे हैं। सीधे चलते हैं दीपक कुमार सिंह जी के पास, जो पटना में काफी बेहतर काम कर रहे हैं और पिछले 1 साल से कर रहे हैं। और आज आपने देखा होगा इनका एक लगातार रोज सुबह में मैं लिखता हूं कि लोग भगवान की फोटो डालते हैं। दीपक सिंह जी जैसे लोग जब लोगों की सहायता करते हैं, मैं इनकी फोटो डालता हूं कि शायद कोई दूसरा व्यक्ति भी इस तरह का काम करे। दीपक जी, आपकी आवाज बंद है, अपनी बातों पर रखिए। जी नमस्कार। सबसे पहले सभी जितने बैठे हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम है। जी दीपक जी, वही जी सवाल यही है कि लॉकडाउन लग गया 8 तारीख तक, तो ठीक है लोग नहीं निकलेंगे, अब 2 बजे तक दुकानें भी बिहार में खुलेंगी, लेकिन उनका क्या, जिनका 3 महीने से प्राइवेट जॉब करते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं, उनका बंद है। उनको किराया भी देना है, बच्चों का फी भी देना है, खाना भी है। ना कोई सरकारी सहायता मिलेगी उन्हें, ना वो एपीएल बीपीएल में आते हैं, उनके लिए ना कोई नेता आंसू बहाने आएगा, इसलिए कि वो मिडिल क्लास के वैसे लोग हैं जिनके पुरखों ने शायद कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा उन्हें आज के युग में मिल रही है। वो किसी जाति के लोग हों, किसी जाति के लोग हैं, मान लीजिए जिसका राशन कार्ड नहीं बना है उसे तो मिलेगा नहीं। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 4 लाख रुपया दे देगी, मर जाइएगा तब कोरोना से। बच्चों को 1500 रुपया पढ़ने के लिए देगी, लेकिन 10,000 रुपया उस आदमी को नहीं दे सकती है जो आत्महत्या करने के लिए सोच रहा है कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आज यही सवाल है दीपक सिंह जी। मैं तो बोलता हूं तो सारे सरकार के जो भी हमारे भाई हैं सबको बुरा लगता है, लेकिन सच तो सच होता है। मैं लगातार लोगों से मिल भी रहा हूं और लोगों की मदद भी कर रहा हूं, लेकिन हमेशा जो अमीर है वो अमीर ही है, और जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनका कहीं ना कहीं से पालन पोषण हम लोग जैसे युवा जो समाज के क्षेत्र में बहुत सारे संगठन है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन बात आपने कहा कि मिडिल क्लास वाले, सही में मिडिल क्लास जो है उनके लिए कोई नहीं है, कोई नहीं सोचता है। चाहे वो मकान मालिक हो, चाहे अगर कोई बिजनेसमैन हो, वो अगर कहीं पे अपना कोई बिजनेस कर रहा हो तो भी उसमें कोई रियायत नहीं है। तो सरकार को कम से कम कुछ ना कुछ, जैसे अभी हमारे एक आपके प्रवक्ता ने बताया कि हमारे दिल्ली में, तो वैसा ही कुछ सिस्टम सरकार को यहाँ भी लाना चाहिए। मिडिल क्लास वाले लोग किसी से, अगर मैं भूखा हूं तो मैं भूखा रहूंगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये मैं भी एक मिडिल परिवार का सदस्य हूं, मैं जान सकता हूं सारी परेशानियां। सरकार की तीखा टिप्पणी करने के लिए यहाँ पे मैं नहीं बैठा हूं, लेकिन जो नाकामी है, जो सरकार लॉकडाउन लगा रही है, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। कोरोना को चैन को तोड़ने के लिए सरकार को लगाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि निचले तबके के लोगों के लिए तो सब कोई सोच रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए कौन सोचेगा? उनके लिए सरकार क्या कर रही है? जो 10,000 का नौकरी कर रहा है, उनका बच्चा पढ़ रहा है, कोई अगर सरकार के हाथ में तो मान लीजिए बिजली बिल है, कम से कम उसको भी माफ कर देना चाहिए। लेकिन सरकार केवल घोषणाएं पे घोषणाएं कर रही है, मेरा जहां तक मानना है। और अनूप जी, आपने एक बात कहा कि राशन कार्ड वाले को भी हमारे नजर में, हमारे संदर्भ में पता है मुझे, राशन कार्ड वाले को भी राशन नहीं मिल रहा है। मैं लगातार इस पे अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूं। बहुत जगह समस्या आ रही है, सरकार घोषणाएं करती रही है। मैं पहले भी बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, सरकार घोषणाएं कर रही है, करते जा रही है, लेकिन वो घोषणा जमीन पे नहीं आ रहा है, जिससे बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत सारी समस्या है जो लगभग 1 घंटा भी अगर आप समय दीजिएगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा। एक एक छोटी छोटी जो बातें हैं जो हम लोग सारे मिडिल क्लास वाले लोग हैं, चलिए ये सब जानते हैं। बस यही मेरा कहना है कि सरकार को आज हम सरकार की आलोचना करने नहीं बैठे हैं। मैं भी नहीं कर रहा हूं, मैं भी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। सवाल यह है कि अगर आप किसी के लिए खाना पहुंचा रहे हैं दीपक जी, तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें गर्व होता है कि कोई हमारा जानने वाला इस संकट में, जब लोग खुद दाने दाने को मोहताज हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देना, फेसबुक पर लंबी लंबी पोस्ट कहानियां लिख देना, पुरानी तस्वीरों को डालकर अपना चेहरा चमका लेना, दूसरों की आलोचना करना कि वो तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अपने
अंदर लोग नहीं झांकना चाहते हैं और यही इंसानियत मर रही है। सरकार कुछ नहीं कर सकती है, विपक्ष भी कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो अंगेश जी हो या दीपक जी हो या संजीव जी हो। जब चुनाव लड़ेंगे उस समय इन्हें पता चलेगा कि आदर्शवाद क्या होता है। आपको जात के नाम पर तौल दिया जाएगा, आपको दारू शराब और मुर्गा के नाम पर तौल दिया जाएगा, आप कितना पैसा खर्च कीजिएगा। अभी मैं नहीं जानता कंगेश जी किस जाति के हैं, लेकिन जैसे बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे तो इनकी जाति सबसे एग्जाम्पल पहले के लिए खोजी देख जाएगी। लीजिए पप्पू यादव एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। आ रहे अंगेश जी, आपको हम टाइम देंगे, अंगेश जी टाइम देंगे, अंगेश जी टाइम देंगे। और जितने भी हमारे साथ मेहमान हैं उन सबसे आग्रह है कि कुछ तकनीकी बाधा है, आप सबों से आग्रह है कि इस आर्यावर्त के इस लिंक को अपने अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए कि लोग देखते रहें। और आने वाले एक आध घंटे में हम फिर अपने इस तकनीकी बाधा को दूर कर लेंगे। आते हैं अंगेश जी, आते हैं, हम ऐसा सबको थोड़ा थोड़ा बोल लेने दीजिए। काफी देर से सूर्या सिंह जी आरा से हैं, उसके बाद संजीव जी बोलेंगे, उसके बाद हम फिर सबको एक एक करके, रोहित जी आपको भी चांस देंगे। सूर्या सिंह जी, सवाल वही है, अब हम सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब ही सुनेंगे। आपकी आवाज बंद है, खोलिए। सूर्या सिंह जी आरा से हैं। सूर्या सिंह जी मेरी आवाज को अगर सुन पा रहे हैं, चलिए सूर्या सिंह जी से लगता है संपर्क भंग हो गया है। संजीव जी, संजीव जी अब आपकी बारी है। सवाल वही कि भूख से मौत हो या कोरोना से मौत, मौत होती है। और जिसकी मौत नहीं होगी, मान लीजिए किसी ने बहुत सारा सवाल हमने पहले ही उठा दिया, जवाब आप लोग दीजिए, क्योंकि आप लोग समाज के लिए अग्रणी हैं और आपके फैंस हैं, लोग आपको गंभीरता से सुनते हैं। आपकी भी आलोचना होती होगी, आप अच्छा काम करेंगे तब भी आलोचना होगी, बुरा काम करेंगे तो लोग डर से आलोचना भले नहीं करें, लेकिन अच्छा काम कीजिएगा तो लोग कहेंगे कि ये ढकोसला कर रहे हैं, किताब मांग रहे हैं। दीपक जी खाना बांट रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। संजय सिंह जी तरैया में कुछ अच्छा उद्योग लगाना चाहते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो दिमाग इनका नहीं है, क्या होगा तरैया में, कुछ थोड़े हो सकता है। इससे बढ़िया दारू बांट दीजिए, 500-500 रुपया बांट दीजिए, लोग इनके पीछे बाइक लेके खड़े रहेंगे। अंगेश जी जब बेगूसराय जाते होंगे तो लोग कहते होंगे कि भाई ऐसे नेता थोड़े बनिएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आइए। रोहित जी भी जहाँ के हैं वो भी ऐसा काम करते होंगे तो लोगों को लगता होगा कि अच्छा ही लगता है, मुख्यमंत्री का ही ख्वाब देख रहा है। संजीव जी भले एनआरआई हैं, ये भी जानते हैं जमीनी सच्चाई को। सीधे संजीव जी आपका जवाब। सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों से लगभग परिचय है। बहुत बधाई हो, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिहार का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, बहुत खुशी है और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। अनूप जी, पिछली बार जब आपको भी बधाई देता हूं, आपने थोड़ा देर जो पिछली बार मुझे लाइव चर्चा में बुलाया था तो 100 से ऊपर लोगों का फोन और मैसेज आया, बोले ये पत्रकार इतना हिम्मत कर रहे हैं, इनको दिक्कत नहीं हो सकती है क्या? तो हम बोले कुछ लोगों के ऊपर जुनून होता है सच्चाई बोलने का, वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, उनको किसी भी प्रलोभन से नहीं खरीद सकते। भगत सिंह नहीं बिके थे, चंद्रशेखर आजाद जी भी नहीं बिके, भले ही लोगों ने उन्हें डकैत कहा। चंद्रशेखर आजाद जी को डकैत कहा गया था हमारे देश में, उनकी माँ को डकैत की माँ कहते थे उनके मरने के बाद। तो जो आदमी आजादी के, तो आलोचना से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ, ये तो आप मान लीजिए। मैं साइकिल पे घर घर जाकर 100 रुपए के लिए कंप्यूटर बनाता था, कहीं देते थे पैसा, कहीं नहीं देते थे। आज 15-17 एम्प्लॉई हैं, 3 दुकानें हैं, वो भी पटना डाक बंगला चौराहा हरि निवास पे। लेकिन आज जो मेरे अंदर घबराहट है, जो मेरे अंदर डर है, सरकार की आलोचना क्या कहेंगे, परिस्थिति है कि आज बिजली बिल देने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है। और एम्प्लॉय की तो बात छोड़ दीजिए, उन लोगों को एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट में, मतलब जिनकी सैलरी मैंने 8,000 10,000 रखी है, उनको 800 900 ऐसे दे के मैं कह रहा हूं कि किसी तरह बाबू चला लो काम। ये बहुत गंभीर वक्त है। तो एक मध्यम वर्गीय व्यापारी को क्या बिजली का भी आप छूट नहीं दे सकते, जो 20 साल से टैक्स दे रहा है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए। दीपक जी, इनका भी बहुत अच्छा काम मैं लगातार देखता हूं, परिचय है। संजय जी से परिचय है। संजीव सर अमेरिका से हैं, ये भी लगातार प्रयत्न करते रहते हैं अपने माध्यम से, इनका भी मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। रोहित जी को पिछली बार मैंने सुना, अंगेश जी की बात सुन रहा था। देखिए अंगेश जी, व्यक्तिगत अलग चीज होता है, लेकिन सरकार की अगर आपको व्यक्तिगत प्रलोभन है तो अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है उसको कहिए, चाहे आप सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों को तो अभी मिलकर काम करना चाहिए। कई नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, ट्वीट के माध्यम से ही जनता की भलाई कर रहे हैं, समझ रहे होंगे मेरी बात। एक आदमी जो सच्चे अर्थों में सड़क पर निकल के लोगों की मदद कर रहा है, जनता की खामी दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि अभी किसी को भी मदद करने से नहीं रोका जा सकता है। तो एक दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो है वो खराब पड़ा हुआ है, उसको ढक के छुपा के रखा जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था में सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही कह रहे कि लॉकडाउन लगा के हमने, अरे लॉकडाउन के साथ साथ
उन व्यापारियों के लिए भी कुछ तो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं। और पिछले आपके लाइव के दौरान इतने कॉल आए कि मैं बहुत खुश हुआ कि चलिए, 1.25 कॉल घंटे आएंगे। का लाइव, हाँ 1.25 चलिए, घंटे का अब तो लाइव, वीडियो 1 मिनट और 1 सेकंड और बोलिए कि 1.25 बोलिए। घंटे की फिल्म भी जल्दी नहीं लोग देखते हैं, आपका 1.25 घंटे के लाइव को हजारों लोग देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई। यही प्यार दुलार है। राणा प्रताप सिंह जी मांझी से जुड़े हुए हैं, वहां से चुनाव लड़े थे, निर्दलीय दूसरे स्थान पर थे, और बिहार में जो विजेता रहे सुमित कुमार सिंह के बाद दूसरे ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने निर्दलीय में सबसे ज्यादा वोट पाया, किसी पार्टी में नहीं है। इसलिए पूरा तगड़ा बोल लेते हैं राणा प्रताप सिंह जी। लॉकडाउन लग गया, लोगों को खाने पीने में दिक्कत आ रही है, आपसे संपर्क भी हमारा टूट रहा है, जुड़ रहा है, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो चूंकि आप ग्रास रूट लेवल पर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपका क्या कहना है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए राणा प्रताप? अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं राणा प्रताप सिंह जी, आप ही से सवाल है। आवाज नहीं आ रही है अनूप जी। सवाल वही है, आप बोलिए, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, आवाज जितनी ही जा पा रही है। चलिए, कुछ तकनीकी बाधा है, अच्छे वक्ता हैं, हम उनको भी सुनना चाहते नेटवर्क का थे। लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, आवाज आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज हमारे तक आ रही है, इसलिए आपने जो कुछ सुना है आप अपनी बातों को रख दीजिए, क्योंकि आपके भी फैंस जुड़े हैं, देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए लॉकडाउन में आम आदमी के लिए, क्या होना चाहिए राणा जी। चलिए, आवाज संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज कट जा रही है, हम कोशिश करेंगे, हम आएंगे अंगेश जी आपके पास आएंगे, थोड़ा सा संजीव सिंह जी को सुन लेते हैं, हम जहां से शुरू करते हैं अपनी परिचर्चा में। आप अच्छे वक्ता हैं अंगेश जी, आप अकेले बोल सकते हैं आधे घंटे, संजय सिंह भी बोल सकते हैं, दीपक जी भी बोल सकते हैं, संजीव जी भी बोल सकते हैं, रोहित राजपूत जी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम एक एक करके सबको। संजीव सिंह जी, जो सबसे अच्छा श्रोता होता है वो सबसे अच्छा वक्ता होता है, ये मेरा मानना है। तो संजीव सिंह जी को सुन लीजिए। काफी, संजीव जी आपकी आवाज बंद है, अपनी आवाज को ऑन कर लीजिए। लॉकडाउन तो अच्छी चीज है, लेकिन मुझे इसका असर आपको आने वाले कल में नहीं दिख रहा है। इजराइल ने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, और उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन के साथ उन्होंने इम्यूनाइजेशन को इतने स्पीड से किया कि आज वो बिना मास्क के वहां के लोग पूरे अच्छी तरह घूमते हैं। तो हम लॉकडाउन आज लगा रहे हैं कि 8 तारीख तक बढ़ा दिए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर लोग घर से निकलेंगे तो फिर फैलेगा। रोजगार की असर की आप बात कर रहे हैं, तो एक छोटा छोटा चीज आप देखिए, संजीव कुमार का तो बिजनेस है, तो एक छोटा सा अगर व्यापार भी है, तो आप देखिए कि उसके सर्कमफेरेंस में कितने लोगों का रोजगार चलता है। हमारे बोरिंग रोड में हो गए, या वो खजांची रोड आगे साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, कंकड़बाग, जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने थे, आज सारे के सारे बंद हैं। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के चलते किताब और कागज इनके दुकान कितने थे, साथ में आपके समोसा बनाने वाले, कचौड़ी बनाने वाले, वो सब दुकान कितने थे। ये दुकान कहाँ गए? गायब हो गए। तो एक छोटा सा जो बिजनेस है ना, उसके पेरिफेरल्स में आपके हजारों रोजगार चलते हैं जो आपको दिखता भी नहीं है। तो मुझे नहीं दिख रहा है कि 8 तारीख को आपने लॉकडाउन लगा दिया, 8 तारीख तक बढ़ा दिया है, उसके बाद कुछ होने वाला है। 10-15 दिन बाद फिर मौतें और बढ़ेंगी। जी अंगेश जी एक बात बोल रहे थे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी की बड़ाई करता है तो मुझे तो थोड़ा नेचुरल वे में थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है, पर्सनली नहीं लीजिएगा। लेकिन अगर दिल्ली से हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है पढ़ी लिखी जनता है, और हमारे यहां मैं बहुत खुलकर लिखता हूं कि आज डबल इंजन की सरकार है या इसके पहले की भी सरकार हो, हर एक लोग जिम्मेदार हैं लेबर स्टेट बनाने के लिए। हम लेबर सप्लाई करते हैं, शर्म आती है।
इसके पहले की सरकार जो थी उस समय मैं पढ़ाई करता था और उस सरकार में बैठे लोगों के चलते ही हमारे जैसे लोगों को धक्के मारकर बाहर भगा दिए गए। तो मैं अपने को एक लेबर मानता हूं, क्योंकि मुझे बिहार में रोजगार नहीं है, मैंने कोशिश की है, मुझे नहीं मिला है और आज भी नहीं मिल रहा है। तो लेबर सप्लाई, अंग्रेज जी आप दिल्ली की तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर दिल्ली भी इतना अच्छा होता ना तो आपके कुमार विश्वास को ट्विटर पे गुहार नहीं लगाने पड़ते हेल्प के लिए, और आपको भी मालूम होगा कि कुमार विश्वास जी अपने हैसियत से कितने लोगों की वो मदद कर रहे हैं। तो या तो बिहार सरकार हो वो 100% फेल है, दिल्ली की सरकार हो वो 80% होगी, कहीं और की सरकार है कुछ और होगी। एक गलती हर सरकार कर रही है, सिविल सोसाइटी को नहीं जोड़ रहे हैं। ये युद्ध है, आप सिविल सोसाइटी को नहीं जोड़ेंगे, मैंने पहले भी प्रोग्राम पे बोला था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को नहीं जोड़ेंगे। कुछ सरकारें कर रही है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे यहां पूना में सोसाइटी में हम लोगों ने अपने खर्चे पे, तो अपने खर्चे पे कैसे की? अगर सरकार मदद नहीं करेगी, आपको दवा नहीं देगी तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये चीज बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? अरे मैं तो कुछ हूं ही नहीं। सरकार अगर पहल करे ना तो बहुत लोग आ जाएंगे, लाखों और करोड़ों लेकर आ जाएंगे। हम लोग तो कुछ है ही नहीं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में बार बार कह रहा हूं, वो रीच आउट करें। स्टेशन पे जो महावीर मंदिर है, बगल में आपको ये है आपको मस्जिद है, ये लोग बहुत संपन्न हैं, रीच आउट करके देखें। पैसे की तो कमी होगी ही नहीं। जो मंदिर में जाते हैं ना चढ़ावा चढ़ाने के जगह ये कतार लग जाने चाहिए थे इंजेक्शन के लिए। तो सरकार अंधी बैठी हुई थी, आज भी अंधी बैठी हुई है। मेरे आपके जैसे लोग जो भी कर रहे हैं वो नहीं के बराबर, उससे कुछ नहीं होगा। क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 शाम का 4 शाम का 1 क्विंटल 2 क्विंटल अनाज भी दे दें। ये 8 तारीख का लॉकडाउन मुझे दिख रहा है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद क्या होगा, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। और अभी भी सरकार के आंख नहीं खुल रहे हैं। आप अभी देख लीजिए, अभी मैं ट्वीट देख रहा था, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं या फिर शहनवाज हुसैन है या मतलब सब लोग लगे हुए हैं 7.5 साल का सरकार का आरती उतारने में। शहनवाज हुसैन का कल मैंने देखा 28 मिनट में 28 ट्वीट। मुझे तो गाली लग रहा है, ये गाली दे रहे हैं जनता को। मेरे जैसे लोगों को गुस्सा आता है। जो काम कर रहे हैं उसको आप संजीव जी विषय हम आ रहे हैं। सूर्या सिंह जी, हम आप सबको समय देंगे, हमारे पास अभी समय है 15 मिनट का, हम सबको समय देंगे। सूर्या सिंह जी आरा से जुड़े हुए हैं, सवाल नहीं है, जवाब देते जाइए। संजीव जी हम आपके पास फिर आ रहे हैं। सूर्या सिंह जी जवाब दीजिए, क्या होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? आवाज नहीं आ रही अनुप जी, आवाज नहीं आ रही। चलिए, आवाज नहीं आ रही है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज आप तक जाए। जिसके पास आवाज जा रही है, हम सीधे चलते हैं रोहित सिंह राजपूत, उसके बाद तुरंत आ रहे हैं। अंगेश जी आप तैयार रहिएगा, आप बहुत कुछ बोलिएगा। संजय जी आपके पास भी आएंगे। रोहित सिंह राजपूत जी, आप तक आवाज जा रही है तो आप जवाब दें। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मेरी बात को सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक बात को नहीं सुनिएगा बातें नहीं आएंगी। बात है कि लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में कुछ चीजें हमें दिखती हैं और कुछ चीजें छिप जाती हैं। जो चीजें दिखती हैं वो है, जो गरीब वर्ग का परिवार है वो दिखता है, लेकिन मध्यम वर्ग का परिवार वो किसी के नजर में नहीं आता है। वो अपनी तकलीफों को ना दिखा पाता है और ना ही छिपा पाता है। लेकिन उसकी तकलीफ को कौन जानेगा? उसके लिए तब तक समस्याएं दूर नहीं होंगी जब तक सरकार के साथ सामाजिक वर्ग मिलकर साथ नहीं आएंगे। सामाजिक वर्ग को हम जब तक सरकार में शामिल नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीजें नहीं आएगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा कि देखिए, कोई भी समस्या बढ़ेगी, लॉकडाउन है तो ठीक है, समस्या है, लोगों में समस्या आ रही है, खासकर गरीब वर्ग में, या फिर आप क्या गरीब वर्ग में, क्या मध्यम वर्ग को समस्या नहीं है? जी हाँ, मध्यम वर्ग को भी समस्या। आज उन शिक्षकों के बारे में आप समझिए जो शिक्षक 500-600 महीने लेकर गांव में ट्यूशन कर रहे थे, क्या उन शिक्षकों के ऊपर समस्या नहीं आई है? उनके ऊपर भी समस्या आई है। क्या प्राइवेट स्कूल जो खुले हुए थे, क्या उनके ऊपर समस्या नहीं है? लॉकडाउन में उनके ऊपर भी समस्या है। सरकार के पास उनके आंकड़े नहीं है,
आज अगर सरकार जीते जी लोगों को फायदा नहीं दे पा रही है, मरने के बाद घोषणा होती है, नीतीश कुमार जी आते हैं, ट्वीट करते हैं, मंत्रीगणों के साथ बैठक की हमने और 1500 रुपए जिनके परिजन मरे हैं बच्चों के, उनको 1500 18 वर्ष की आयु तक दिए जाएंगे, या फिर जो लोग मर गए हैं उनको 4 लाख दिया जाएगा। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? जो लोग जीवित है, जो लोग अस्पतालों में भर्ती है, सरकार के पास कम से कम उनका तो आंकड़ा है जो अस्पतालों में भर्ती है, उनके परिजनों को क्या मदद नहीं पहुंचाई जा सकती है? बिल्कुल पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि उनके आंकड़े सरकार के पास है। गरीब वर्ग के जो है उनके आंकड़े सरकार के पास है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि जीते जी लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए? आखिर मरने के बाद ही सहायता पहुंचाने के लिए सरकार क्यों तैयार होती है? ये एक जरूरी सवाल है और सभी लोगों को उठाना चाहिए। और जब तक सवाल समाज उठाएगा नहीं, तब तक सरकार के कान में जू रेंगने वाली नहीं है। सरकार को तो जो IAS अफसर दिखा देते हैं, पर सरकार उस आंकड़े को देखती आगे बढ़ती है। आज अगर समाज पत्रों में आप देखिएगा, समाचार पत्रों में 90-92 मौतें हर जगह आ रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में 33-34 आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। ये आंकड़े कहाँ जा रहे हैं? इस पर ना मीडिया भी अब सवाल नहीं उठा पा रही है। इसके लिए सवाल हम लोगों को उठाना पड़ेगा। 4 लाख रुपए के लिए अगर आप 60 से 70 मौतों को दबा सकते हैं, तो सोचिए कि कैसी स्थिति है। लॉकडाउन आज है, कल खुलेगा, निश्चित है खुलना, लेकिन उससे क्या होगा? संक्रमण और बढ़ेगा। हमें वैक्सीनेशन पे जोर आना होगा। क्या कोविन ऐप से पूरे भारत में वैक्सीनेशन हो सकता है? क्या भारत के हर व्यक्ति के पास 4G एंड्रॉइड मोबाइल है? क्या हर व्यक्ति उसे चलाना जानता है? जी नहीं। इसके लिए सरकार को विस्तृत तौर पर कुछ तकनीकी बाधा है। हमारे जो दर्शक संख्या है वो खुद हमें नहीं दिख पा रही है और कई सारे पेज पर एक साथ प्रसारण हो रहा है, थोड़ी सी परेशानी भी आ रही है। अंगेश जी आपके पास आते हैं, एकदम संक्षिप्त में जवाब दीजिए, समय हमारे पास बहुत कम है। अनूप जी, संजीव जी, 2 संजीव जी हैं, इन्होंने आलोचना करनी चाहिए पार्टी के स्तर पे, लेकिन इन्होंने मेरी तारीफ की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए मुद्दा इकोनॉमी पे है, तो आज भारत का पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से पीछे है। भारत 1947 रुपया है और बांग्लादेश का 2213 रुपया है। और अगर रुपया और बांग्लादेश के टका में तुलना कीजिएगा तो 1 रुपया 16 पैसा का अंतर है, जो कि 2.5 रुपया हुआ करता था। ये डेटा मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में नहीं आती है और गांव के लोगों के लिए ये काला अक्षर भैंस बराबर है। ये डेटा अपने घर में, अपने पार्टी दफ्तर में रख दीजिए। ठीक है, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, और एक पढ़े लिखे शहर में भी किसी से बात कर लीजिएगा, उनके भी ये समझ में नहीं आएगा। पूरा का पूरा खेल इसी में होता है। डेटा का खेल हर एक राजनीतिक पार्टी खेलती है। डेटा दे रहा हूँ, ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ, ये भारत सरकार का डेटा है, मेरा डेटा नहीं दीजिए। समझ में ही नहीं आता है, मुझे भी नहीं समझ में आता है। नहीं, डाटा मत दीजिए, खाने पर बोलिए। डाटा आज डाटा पर अंगेश जी कोई नहीं, बहुत हम रोटी समझ में आती है ना, हम लोग कम पढ़े लिखे बिहारी लोग हैं। नहीं, अगर आपका पर कैपिटा इनकम नहीं, पर कितना इनकम है इस पर कुछ नहीं है। मान लीजिए मेरा पर मंथ इनकम 50,000 है, सब कुछ बंद हो गया है, तो मेरा इनकम शून्य आ गया है, तो कौन देखेगा दर्द को? वही तो मैं कह रहा हूं। सीधा सवाल अनूप जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपकी आमदनी शून्य हो जाएगी तो रोटी कहां से खरीदिएगा? ऐसा पॉलिसी पिछले केंद्र सरकार के स्तर पे और राज्य सरकार के स्तर पे ऐसी पॉलिसी को लागू किया गया है जिससे लोग प्रतिदिन बेरोजगार और कमजोर, भुखमरी का शिकार और अपाहिज, पीड़ित, बीमार से सब कुछ ये हो रहा है। और इतने के बावजूद भी जो सरकार के प्रवक्ता होते हैं वो अभी भी बोल रहे हैं कि 3रे नंबर पे वैक्सीनेशन का मामला चल रहा है बिहार में। ठीक है, कितने लोग को वैक्सीन लगा है? आज भारत सरकार पूरे भारत में 9% से कम एक बार वैक्सीनेशन लगा है। 9% से कम, 130 करोड़ विश्व में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। अगर आप वैक्सीनेशन का काम नहीं करेंगे तो कैसे कोरोना कंट्रोल होगा? और आपने क्या क्या किया है केंद्र सरकार के स्तर पे? आपने क्या क्या योजनाएं लागू की हैं? कितना पैकेज दिया है आपने उद्योगपतियों को, अंबानी और अडानी को आपकी संपत्ति को 600 गुना बढ़ा दिया। और हमारे पेट हमारा ये बात नहीं समझेंगे
आप हमेशा गलत आदमी को चूज करते रहेंगे, हमेशा गलत आदमी को वोट देते रहेंगे। मैं इसलिए इस बात को जोर दे करके बोल रहा हूं। और रही जहां तक बात कि मोदी जी ने जाकर के दावोस में क्या बोला था कि विश्व गुरु बन गए हैं, वैक्सीनेशन कर दिया, कोरोना पे कंट्रोल हो गया। हम इसलिए इस बात को बोल रहे हैं कि भैया जिन्होंने उनको वोट दिया था वो पूछे तो सही, भैया आपने जाकर के विदेश में डंका बजा दिया और आज केनिया जैसा देश जो सबसे बुरी स्थिति में 12 टन हमको अनाज भेजता है कि तुम भूखमरी से मरना चाहो, ये सोचना पड़ेगा। और संजीव जी जैसे साथी अगर बोले कि डेटा पे काम नहीं होगा, सर डेटा से ही सरकार चलती है। अगर जब तक इस पे हैमर नहीं करेंगे, 2 दूना 4 नहीं करेंगे ना, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस चीज को हमेशा दबाया गया है और हमेशा जातिवाद को उभार के रखा गया है और धर्म के नाम पे फंसाया गया है। ठीक है, और आज धर्म किसी काम का नहीं है। मरने डिबेट पे आइएगा, मैं आपके साथ डेटा पे बात करूंगा। शमशान में लकड़ी मिल रहा है, आपके सब डेटा नहीं आएगा सर। क्या हुआ इस पे चर्चा नहीं करनी है, चर्चा करनी है कि हम क्या कर सकते हैं। चलिए संजय जी, कर ये सकते हैं। देखिए बिहार सरकार की औकात नहीं है, मैं आपको सीधे बोला, बिहार सरकार की औकात नहीं है। बिहार सरकार आपकी बातों को समझ गए अंग्रेज जी। एक मिनट, बिहार सरकार को ये काम करना चाहिए। अब अभी बरसात और बढ़ेगा, पिछले बार अगर डूब के नहीं मरे, इस बार डूब के मर जाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। और विपक्ष को भी, जिस विपक्ष ने इस पूरे बिहार को नर्क बनाया है, उसको भी डूब के मर जाना चाहिए। इन लोगों को जब तक बिहार से खत्म नहीं किया जाएगा, बिहार का समाधान नहीं कर सकता। ठीक है, आप विपक्ष हैं, आप भी तो विपक्ष में है ना, आपकी पार्टी संभावना तो बात रही है बिहार में आम आदमी पार्टी ना, हम पहले नहीं ले जा सकते ना। हम अभी जो बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो बात बोलती है, वैक्सीनेशन का मुद्दा हमने उठाया तो आगे वही प्रोटोकॉल लीक कर दिया। प्रोटोकॉल चलिए संजय बिहार की, जब बिहार का ही अपने बात करेंगे अनुप जी, कभी कभी कुछ निकाल के स्टडी करते रहता है आदमी। आप फेसबुक पे जाएंगे, आप कोई भी फ्रेंड को निकाल के देखेंगे, आप बिहार का एक व्यक्ति का और बिहार से बाहर रहने वाला व्यक्ति का, तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव सभी लोग रहता है कि किसी का भी फेसबुक, 99% लोगों का फेसबुक जो मैक्सिमम फिगर है 5000 उसको टच करके रहता है। तो यहाँ पे अवेयरनेस तो है, मगर जब इलेक्शन आती है तो कोई भी विकल्प के बारे में कोई भी सोच आता ही नहीं है। सीधा सा एक ही बात होता है, या इधर या उधर, तीसरा कोई यहाँ पे समझ में नहीं आती है। अभी तीसरे लहर आने की संभावना है और आगे जाके आपको आश्चर्य होगा, सरकार इतना चालाक है, अभी से ही डाटा लेने लग गई है, सबसे रिकॉर्ड्स मंगाने लग गई है कि बाढ़ आएगा और बाढ़ का पैसा देंगे। बट पिछले साल जब बाढ़ आ गई थी उस समय तो कमिटियां बैठ गए थे, बहुत बड़ा फंड निकल गया था, 1 साल में तो कोई काम हुआ नहीं। आज आलन पालन में सबका डाटा लिया जा रहा है कि ये लोग को फिर 6000 दे दो और ये लोगों का मुंह बंद कर दो, मगर कभी भी उसको कैसे रोके जाए या क्या किया जाए, इसके ऊपर कभी भी सरकार सोच नहीं रही है। हाँ, जरूरी बहुत हो जाती है कि सभी लोग को खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे कोई फर्क आएगा। कोई ये सोचेगा कि अरे कोई नहीं बोल रहा है, मैं अकेले बोलने से क्या होगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि हम बोलना चालू करेंगे, मैं खड़ा हूँ भाई, तू खड़ा हो। जिस दिन ये विचार जब तक हम लोगों के अंदर में नहीं भरेंगे तब तक अपने बिहार में कुछ नहीं हो सकेगा। ये बहुत लंबा खेल हो गया है, 30-31 साल हो गए जिस तरह से यहाँ पे बर्बादी हुई है। इस बर्बादी को भरपाई करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। जी अनुप जी। चलिए, अब समय कम है इसलिए हम ज्यादा दीपक जी, उसके बाद संजीव कुमार जो है संस्थापक है संस्कारशाला, उनको भी सुन लेंगे। दीपक जी, कब तक अभियान चलते रहेगा? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ईश्वर करे कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। हम नहीं जानते कि आप किस धर्म को जानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस जाति के हैं, लेकिन आपके जैसे लोग और वो तमाम लोग जो हमारे आज पैनल में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं अभियान आपका कैसे चला है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। अभी तक तो हो रहा है, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कमी है, जो आप लोगों को सूखा अनाज पहुंचा रहे हैं, वो उस व्यवस्था के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। जी, हम लोग सूखा पैकेट जो अपना बनाए हैं और पका हुआ भी बनाए हैं। लगभग रात में हम लोग पका हुआ बांटते हैं और दिन में हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट आता है, जैसे हम लोग अपना नंबर वगैरह सोशल मीडिया पे दिए हुए हैं और जो भी
संगठन समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ही संगठन के लोग कोई फोन करता है, अदरवाइज कोई भी अननोन पर्सन भी फोन करता है तो उसको हम लोग उसके घर जा करके देखते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक परिवार को हमने बीजेपी ऑफिस के पीछे में उसका मकान था, उसके घर में 2 साल की बेटी वो भी पीड़ित है, 6 साल का बच्चा वो भी पीड़ित है, उसके हस्बैंड का देहांत हो चुका है और लगभग वो महिला भी पीड़ित है HIV से। तो वैसे वैसे लोगों को हम लोग जो चुन चुन के चिन्हित कर करके, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया तो फिर दोबारा नहीं, उन लोगों को बशर्ते 1 महीने का राशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर कभी उनको जरूरत पड़ेगा तो वो हम लोग से संपर्क कर रहे हैं। और लगातार ये निरंतर ये जो प्रयास है हम लोग का, लॉकडाउन जिस दिन तक रहेगा उस दिन तक हम लोग कोशिश में है कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो हम लोग को आर्थिक मदद करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के हैं सब कोई, तो मैं उतना संपत्ति वाला तो नहीं हूं कि मैं अपने से सहयोग करता हूं, सभी का सहयोग रहता है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति मेरा सहयोग, लेकिन वो उचित जगह पे पहुंचता है और उसको पहुंचाने में जो अंदर से खुशी मिलती है उसका वर्णन तो आज आपने कह दिया। सुबह में आपने जब खोला मैंने भी देखा कि आपने मेरा अपने वाल पे मेरा जगह दिया था, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे बड़े भाई अनूप नारायण सिंह ने मुझे सुबह सुबह जब आंख खोली तो इन्होंने, तो ये सब प्रेरणा शुरू से परिवार से मिली है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जब तक लॉकडाउन रहेगा ये मेरा प्रयास है कि मैं ये निरंतर कार्य को करता रहूं, आप सभी का आशीर्वाद भी मुझे मिले, ये मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूं कि सबका आशीर्वाद, जो भी बड़े भाई हैं हमारे संजय सिंह भैया हैं, संजीव कुमार जी हैं, इन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैं डरने और डिगने वाला नहीं हूँ, चाहे वो प्रशासन हो चाहे सरकार हो, किसी से मैं डरने वाला नहीं हूँ जी। चलिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम भोजपुरी के 2 बड़े स्टार को एक साथ लेकर आने वाले थे। एक स्टार तो तैयार थे, दूसरे स्टार नहीं आए, इसलिए मजा नहीं आया। और खेल तो होगा और हम आपको दिखाएंगे कि भोजपुरी जो है किस तरह से गंदगी की ओर बढ़ गई है और जिस तरह के मामले आ रहे हैं। 2 कलाकार हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, अक्षरा सिंह भोजपुरी की बहुत बड़ी हीरोइन है, पवन सिंह के साथ उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी पर्दे पर। और कल एक गोरखपुर के गायक हैं, उन्होंने पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेकर एक बहुत गंदा शब्द वाला गाना गाया है। वो सही है गलत है हम इसके बारे में नहीं जाते हैं, नीलकमल सिंह नाम है, लेकिन किसी भी नारी का सम्मान किया जाना चाहिए। विवाद अपने जगह पर है और इस विषय को लेकर दर्शक चाहते थे कि चूंकि फिल्म मेरा विषय है तो मेरी बात इन तीनों से हुई थी और हम चाहते थे कि अपने चैनल पर लाकर इस मामले का पटाक्षेप करें। 2 लोग तैयार हुए तो तीसरे नहीं जुड़ पाए और तीसरे तैयार हुए तो 2 लोग नहीं आ पाए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगले 48 घंटे में इन तीनों को आर्यावर्त समूह पर लेकर आएंगे। और कल 10:30 बजे सुबह में हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं बक्सर से, वो होंगे मुन्ना तिवारी जी हमारे साथ होंगे। और उसके बाद कल दोपहर में भी कई सारे कार्यक्रम होंगे और लगातार लोग जुड़ रहे हैं। आज श्याम बहादुर सिंह थे हमारे साथ, बरहरिया के पूर्व विधायक, और काफी रोचक बातचीत हुई और काफी कुछ वो बोल गए जो आप सुनना चाहते हैं। ये वही विधायक हैं जिनका वीडियो वायरल होता है नर्तकियों के साथ नाचते हुए, और आज मैंने उस पर सवाल भी पूछा था और काफी सफाई गोई के साथ उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे नाचते रहेंगे, नाचने में उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती है, क्योंकि अगर उस तरह का वो काम करते हैं इसीलिए लोगों में लोकप्रिय है, ये उनकी सोच हो सकती है। शराबबंदी पर वो आज काफी सफाई गोई से बोले कि शराबबंदी जो है सरकार ने भले बंद कर दिया है लेकिन सक्षम लोग दारू पीते हैं। ये सब अलग विषय है, थोड़ा सा अपने बारे में इसलिए बता दे रहे हैं कि चैनल जो है बहुत सारे लोगों के आंखों में खटकने लगा है, लेकिन हम और जितना ज्यादा परेशान कीजिएगा हम उतने मजबूती से आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम बिहारी हैं, जब दशरथ मांझी अकेले, अंगेश भाई जानते हैं संघर्ष के साथी हैं, एक आ रहे हैं संजीव जी आ रहे हैं, आप हम समझ रहे हैं आप कुछ बड़ी बात कहेंगे, लेकिन उसके पहले संस्कार शाला वाले संजीव जी को सुन लेते हैं, क्योंकि काफी बेहतर लिखते हैं संजीव जी और सबसे ज्यादा ट्रोल हो जाते हैं सोशल मीडिया पर संस्कार शाला वाले संजीव कुमार जी, लेकिन मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देते हैं और काफी अच्छा लगता है आपके जैसे आप सबों के जैसे गुणी लोगों के साथ बैठना। मैं बार बार कहता हूं कि एक आदमी देखे, अभी आपको बता दें कि 6.5 लाख हमारा एक वीडियो पार कर गया है छपरा में, जिस वीडियो को लेकर उस दिन थोड़ा सा विवाद हो गया था हिंदू सभा वाले लोगों और हमारे प्रबंध संपादक धनंजय जी में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोगों को तो वही पसंद है ना
लोगों को उस तरह के चटपटे वीडियो पसंद है। अगर किसी गरीब को सहायता चाहिए, मैंने पोस्ट डाल दिया तो संजीव सिंह जी फोन करते हैं, संजय सिंह फोन करते हैं, दीपक जी फोन करते हैं, संजीव कुमार संस्कार साला फोन करते हैं, रोहित सिंह राजपूत फोन करते हैं, अंगेश जी फोन करते हैं, अंगेश जी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, हमारे भाई हैं सुशील जी भी फोन करते हैं कि बोलिए कहाँ क्या सहायता चाहिए, अमित जी फोन करते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का चटपटा वीडियो डालते हैं तो कोई फोन नहीं करता, लेकिन व्यूअर हमारा भी 6 लाख, अब मान लीजिए पेज हमारा 7,000 8,000 लोगों ने लाइक किया है। हम तो स्वस्थ मानसिकता के लोग हैं। हमारा मानना है कि इस समाज में अगर संजय जी तरैया में कुछ बेहतर कर रहे हैं तो आप उनको मदद कीजिए। अब वो क्या कर रहे हैं, इसके चलते आपको रात को नींद नहीं आ रहा है कि संजय जी क्या कर रहे हैं, पप्पू यादव के साथ क्यों हैं, इनको पप्पू यादव के साथ नहीं होना चाहिए, किसी और यादव के साथ होना चाहिए। ये अपनी विचारधारा हो सकती है। संजीव जी संस्कार शाला वाले के पास आएंगे, क्योंकि हमारे पास 5 से 7 मिनट टाइम है, और हमारे भाई हैं संजय भूषण, भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े पियारो हैं और काफी अच्छे इंसान हैं। वो लिखते हैं लगे रहो भाई, एकदम लगे रहना है, और हौसला है तो हिम्मत है सच बोलने से। संजय भूषण पटियाला जी, आप भी काफी अच्छे इंसान हैं, हमारे छोटे भाई हैं और भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े पियारो हैं, और जितने बड़े स्टार हैं उनका व्यक्तिगत मीडिया का भी काम संजय भूषण जी देखते हैं। इनसे भी आग्रह है कि कल से परसों तक वो जो कलाकार हैं जिनको हम लाना चाहते हैं इस विषय पर मदद करेंगे। संजीव सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद संजीव कुमार संस्कार शाला वाले के पास आएंगे और एक नए विचार के साथ इसको समाप्त करेंगे। संजीव सिंह जी जल्दी से अपनी बात को कहेंगे। बहुत जल्दी। तो अनूप जी थोड़ा हिम्मत दिखाइए, जिनको नींद नहीं आ रही है नाम लेकर आप बोलिए। दूसरा चीज अंगेश जी, एक चीज से मैं बहुत बहुत सहमत हूं, मुझे नहीं मालूम है वो आप पार्टी होगी कि कौन होगी, और संजीव कुमार से भी हमारी इस बारे में बहुत बात हुई है। हमारे जैसे जो लोग हैं ना, एक वोट जो है ना देकर हम गलती कर रहे हैं और इसके चलते हम भुगत रहे हैं। अल्टरनेट चाहिए, मुझे नहीं मालूम है वो आपकी पार्टी होगी, किसकी होगी, या पप्पू यादव होंगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब तक कुछ अलग नहीं बदलेगा ये हम इसी तरह मरते रहेंगे, घुटते रहेंगे, हमारे जैसे लोग मार के भगाए जाएंगे। चलिए समय की थोड़ी सी बाध्यता है। संजीव जी हम आपको सुनना चाहते हैं, हमने आपसे वादा किया है कि हम आपका एक जो तकनीकी बाधा भी आ रही है, तकनीकी बाधा आ रही है, थोड़ा सा हम आपसे माफी चाहेंगे। हम अंगेश जी आपसे भी माफी चाहेंगे। संजीव कुमार सिंह नहीं आवाज कट रही है सर, आवाज आपकी कट रही है, हम आपको देखते हैं। संजीव कुमार जी संस्थापक संस्कार शाला। सबसे जरूरी है जागरूकता फैलाने की, सब लोग मिलकर जागरूकता फैलाइए, शिक्षा को बढ़ाइए। आपके घर कोई मेड हो या कोई गरीब का बच्चा हो या कोई भी हो, उसके बच्चे को एक आदमी का जिम्मेदारी ले लीजिए। कोई ट्यूशन, बस आप ही बैठ के आधा घंटा समय देखिए बिहार बदल जाएगा। बिहार को इन राजनेताओं ने या सरकारी लोगों ने अभी इस आपातकालीन स्थिति में नहीं बचाया है हमारे आपके और समाज के लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने पड़ोसियों की मदद की है, और बहुत खराब रिस्पॉन्स रहा है, मुझे कहने में शर्म नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और आपको बता दिया गया था कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको 100 बेडों की जरूरत पड़ सकती है, मरीज हो सकते हैं, फिर भी आप जागरूक नहीं है। तो इसमें तो मैं बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं तो बिहार से कभी जाऊंगा नहीं बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सब लोगों को मिलकर, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, इस समय आयुर्वेद एलोपैथ नहीं और हेमोपैथ पे बहस नहीं होना चाहिए, इस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको एक हाथ मिलकर एक दूसरे को बचाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अपने लोगों ने खोया है, और अपने लोगों को खोने का दर्द बहुत दुखद होता है, बहुत मतलब वो चीज वापस नहीं आ सकती है। और उन निर्दोष लोगों को खोया है जिन्होंने टैक्स दिया, जिन्होंने सरकार पे विश्वास किया। आप अगर मेरा हाथ पकड़ने आए कि भैया मुझे बचा लो, और मैं उस हाथ को काट दूं, जैसे समझिए क्या है सरकार और आम जनता की स्थिति, मैं हाथ पकड़ने जा रहा हूं आपका कि मुझे बचा लो भैया, और आप उस हाथ को काट दे रहे हैं, यही हुआ है। यह सरासर एक तरह से हत्या की गई है, साजिशन हत्या है यह, आम इंसानों की, बेचारे गरीब नहीं, मध्यम वर्ग और अमीर लोग, सभी तरह के लोगों की। तो सबको सोचना होगा, आप अपना आत्ममंथन कीजिए, हर लोग
आत्ममंथन कीजिएगा तो बहुत चीज जानकारी उभर के आएगी। अनूप जी आत्ममंथन करते हैं तब उनके अंदर ये सब चीज बोलने की और इस तरह का आता है, नहीं तो वो भी कुछ पैसा जमा करके वो काम कर सकते थे, लेकिन जब अंदर से आता है ना तभी कुछ बदलाव आता है। दीपक जी हो, संजय जी हो, संजीव सिंह जी हो, अंगेश जी हो, रोहित जी हो, और भी लोग जुड़े हुए थे, तो इन लोगों की बातों में मुझे बहुत मतलब एक फीलिंग आया कि हाँ एक अच्छा पॉजिटिव सोच भी है, एक कोशिश भी है सच बोलने का मुद्दा। तो ये वो गरीब का बच्चा जो बर्तन मांज रहा है, जो झाड़ू लगा रहा है, जो नाला साफ कर रहा है, उन सब के बच्चों को, जो नाला साफ करने वाली की बेटी आती है उसी के हाथ से मैं पानी मंगवाता हूँ। एक दो लोगों ने आपत्ति भी की कि भैया जानते हैं वो किस जात की है, हमें किसी जात की हो, पढ़ने में अच्छी है, साफ सुथरे ढंग से आती है, और एक मजदूर या एक नाला साफ करने वाला को भी इस देश की प्रगति में उतना ही योगदान है। अगर एक नाला साफ करने वाले के यहाँ भी मौत होती है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, दुखद है, हमें भी दुखी होना चाहिए, क्योंकि देश बनता है किसी नेता से नहीं, हमारे आपके जैसे लोगों से। और बच्चा के अंदर देशभक्ति भरिए तो देखिए कैसे बदलाव आएगा। लेकिन मेरा जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 10 साल लगेंगे, 15 साल में मैं मतलब ऐसा घोड़ा बनना चाहता हूँ जो लॉन्ग जंप में बिलीव करता हो, दूर तक दौड़ने में बिलीव करता हो। हम आज आप बात करेंगे, कल खत्म हो जाएगा ये क्या बोलते हैं जो आपातकालीन स्थिति है, फिर परसों से व्यवस्था वैसी हो जाएगी, फिर सब अपने काम में लग जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद संजीव जी इतनी अच्छी बातों को कहने के लिए। आप तमाम पैनलिस्टों का, क्योंकि आप लोग जब इतने बौद्धिक रूप से जागृत लोग आते हैं तो 1 घंटा पता नहीं चलता है, उसमें अगर 5-5 मिनट भी लोग बोल लेते हैं तब भी लगता है कि हमने अंगेश जी को पूरा समय नहीं दिया, रोहित सिंह राजपूत और बेहतर बोल सकते थे, संजीव सिंह जी बहुत सारा डाटा रख सकते थे, संजय सिंह भी बहुत कुछ कर सकते थे, दीपक सिंह जी भी कर रहे हैं, संजीव कुमार जी भी कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जो आज हमसे नहीं जुड़ पाए, राणा प्रताप सिंह जी, सूर्या भाई आरा से, और वो तमाम लोग। लेकिन हमारा अभियान चलता रहेगा। हम चूंकि पहले ही कह चुके हैं कि हम ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं आम आदमी की आवाज बनने के लिए कर रहे हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि जो हम कार्यक्रम चलवा रहे हैं, नीचे में मेरा ही नंबर है, और जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग जानना चाहते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। और हमने कहा था कि अगर एक विभागीय मंत्री पूरी गंभीरता से अनूप नारायण सिंह की बातों को सुनता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। और कई सारे ऐसे मामले, जनहित के मुद्दों को हमने उठाया है, उसका त्वरित निदान हो गया है, और वो लोग इसके साक्षी हैं कि अगर कहीं कोई कुव्यवस्था थी और उस व्यक्ति को हमने दिखाया, उस जिलाधिकारी को दिखाया, उस एसडीओ को दिखाया, उस विभागीय मंत्री को दिखाया, उस क्षेत्र के विधायक को मैंने फोन किया रात में 12 बजे, उन्हें वो वीडियो भेजा। हम ये दावा नहीं करते कि हम बहुत बड़े समूह हैं, लेकिन हम ये जरूर दावा करते हैं कि हम उस नमक के समान हैं, जिस व्यंजन में जाएंगे, अगर संतुलन में जाएंगे तो उसका स्वाद बढ़ा देंगे। संजीव सिंह जी, दीपक कुमार सिंह जी, संजय कुमार सिंह जी, अंगेश सिंह जी, रोहित सिंह जी, संजीव कुमार सिंह जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने अपने फेसबुक पर शेयर करना नहीं भूलें। कल फिर मिलेंगे 7 से 8 के बीच में। और आपके चहेते गुड्डू बाबा भी हैं, उनका स्वास्थ्य तो थोड़ा सा खराब है, वो भी कल होंगे हमारे साथ, और वो तमाम चेहरे होंगे और फिल्मी कलाकार भी होंगे। उस विषय पर भी संजय भूषण पटियाला जी हम आपसे बात कर लेंगे। और सभी खबरों पर नजर है। दौर भले बुरा है, लेकिन हम लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी जो अच्छाई है उसको भी निकाल देंगे तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को। सबको प्रणाम। जी।